नमस्कार, मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। हम लोग रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के जो डिफरेंट मेथड्स है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने पैरेलल फॉर्म मेथड की चर्चा की थी। इस सत्र में हम लोग स्प्लिट हाफ मेथड से रिलायबिलिटी कैसे एस्टिमेट की जाएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्प्लिट हाफ मेथड पे चर्चा करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि ये एक इंटरनल कंसिस्टेंसी का मेज़र होता है। स्प्लिट हाफ मेथड से जब हम रिलायबिलिटी निकालते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उस टेस्ट के इंटरनल कंसिस्टेंसी को एसेस करना चाहते हैं, को मेज़र करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ द टेस्ट कंट्रीब्यूट इक्वली। इस रिलायबिलिटी की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है जिससे कि हम यह बता सकें कि टेस्ट का पूरा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है समान रूप से फाइंडिंग को या डेटा को या स्कोर को प्राप्त करने में। अगली चीज़ जो ध्यान में रखते हैं वो ये है कि चूँकि एक टेस्ट जो होता है वो कई सारे आइटम्स से मिलके बना होता है, तो जब हम स्प्लिट हाफ मेथड की बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्प्लिट और हाफ दोनों मिलके ये पूरा शब्द बना है स्प्लिट हाफ, तो टेस्ट को दो हिस्सों में हम किसी न किसी प्रकार से बराबर बराबर बांटते हैं और उसके बाद हम लोग विश्वसनीयता को निकालने की तैयारी करते हैं। और स्कोर्स कलेक्टेड फ्रॉम टू हाफ टेस्ट और फ्रॉम टू पैरेलल ग्रुप्स, जो हम लोग स्कोर प्राप्त करते हैं आधे आधे टेस्ट के बेस पे, उन दोनों के बीच जो है हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं और उसके आधार पे हम यह बताते हैं कि कौन सा टेस्ट, उस टेस्ट की विश्वसनीयता जो है वो कितनी है। रिलायबिलिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्कोर्स विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। जो रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका होगा, चूँकि हमारे पास उसी टेस्ट के दो हिस्से होंगे और उन दो हिस्सों से हमें दो तरह के स्कोर मिलेंगे, तो उन दो तरह के स्कोर पे जैसे टेस्ट रीटेस्ट मेथड में हम लोग दोनों स्कोर के बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात करते थे, उसी तरीके से कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस फार्मूले से हम लोग रिलायबिलिटी निकालेंगे। दिस रिलायबिलिटी इज हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी। Therefore, to get complete reliability of the test, Spearman-Brown prophecy formula is used. चूँकि दो हिस्सों में टेस्ट बटा होता है तो आधे हिस्से की ही रिलायबिलिटी निकली होती है और कंप्लीट रिलायबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम लोग स्पीयरमैन-ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब एक उदाहरण से हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है वो कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि किसी टेस्ट में 50 आइटम हैं और उन 50 आइटम को दो हिस्सों में बांटना होगा स्प्लिट हाफ मेथड्स की रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, और उसके बाद ही रिलायबिलिटी निकाली जा सकेगी। तो दो तरीकों से हम लोग बांट सकते हैं। पहला तो ये कि दिए गए परीक्षण के एकांशों में से जो सम एकांश है उनका एक परीक्षण तैयार कर लिया जाए और विषम एकांशों का दूसरा परीक्षण तैयार कर लिया जाए। मतलब ऑड जो नंबर्स के आइटम से उनका एक टेस्ट बना लिया जाए और जो इवन नंबर के आइटम से उनका एक टेस्ट बना लिया जाए। जैसे कि यदि किसी टेस्ट में 50 एकांश हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 और 49 तक करके हम लोग एक टेस्ट तैयार कर लें और दूसरा टेस्ट जो है जो 2, 4, 6, 8, 10 और 50 नंबर तक जो इस तरह के सम अंकों वाले एकांश हैं उनका तैयार कर लें। न्यादर्श या प्रतिदर्श को हम लोग से सैंपल कहते हैं या उसको हिंदी में न्यादर्श या प्रतिदर्श दोनों बात कही जाती है, उनको दो समूहों में बांट लें और इस प्रकार से हम देखेंगे कि 50-50 के दो समूह हमारे पास तैयार हो जाएंगे। दोनों परीक्षणों अथवा दोनों समूहों से प्राप्त प्राप्तांकों के मध्य जो है हम कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे, कोरिलेशन निकाल लेंगे और इस प्रकार जो हमें कोरिलेशन मिलेगा वो आधे परीक्षण की विश्वसनीयता होती है। अगली चीज स्प्लिट हाफ मेथड के लिए वो ये कि परीक्षण की पूर्ण विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए हम लोग स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं।
अब हम लोग ये देखेंगे कि स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला होता क्या है। तो इसको R सबस्क्रिप्ट C इज इक्वल टू 2 सब R अपॉन 1 प्लस R, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे, जहाँ पे कि R सब C जो है वो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट होता है और स्मॉल r जो है वो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ हाफ टेस्ट है। एक उदाहरण ले, इफ वी फाउंड रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट 0.50, then we calculate the reliability of the whole test, and here R is equal to 0.50, while हमें जो चीज़ हमें पता करनी है वो है R सब C, जिसे कि हमें कैलकुलेट करना है। तो इस वैल्यू को हम लोग जो फार्मूला है उसमें रखेंगे, तो R सब C इज इक्वल टू 2 इंटू 0.50 अपॉन 1 प्लस 0.50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0.666 रिलायबिलिटी हमारी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है वो 0.67, इसलिए कि 66 है तो उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.67 रिलायबिलिटी आ जाएगी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी किस प्रकार से अब तक बताए गए अन्य रिलायबिलिटी के तरीकों से अलग है, उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और स्प्लिट हाफ मेथड के क्या एडवांटेज हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज जो स्प्लिट हाफ मेथड का है वो ये है कि इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय की बचत हो जाती है। समय की बचत क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम लोग स्प्लिट हाफ कर देते हैं, किस टेस्ट को 2 हिस्सों में कर देते हैं, तो इस कारण से परीक्षण हमें एक बार ही एडमिनिस्टर करना पड़ता है और इससे दूसरी बार एडमिनिस्टर करने का समय जो हमें लगता था उसकी बचत हो जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो अच्छी चीज़ ये है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम कैरी ओवर इफेक्ट और प्रैक्टिस इफेक्ट। जो रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करने के टेस्ट में जो कैरी ओवर इफेक्ट और प्रैक्टिस इफेक्ट का असर पड़ता है वो भी इसमें कम हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें एक ही बार ही टेस्ट प्रशासित करने की ज़रूरत पड़ती है और सब्जेक्ट को दोबारा टेस्ट नहीं दिलाया जाता, तो कैरी ओवर इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाता है। अगली जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि इट इज़ ईजी टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड फिजिकल एंड मेंटल फ्लक्चुएशन ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें एनवायरमेंटल कंडीशन को और फिजिकल और मेंटल फ्लक्चुएशंस को सब्जेक्ट के बहुत आसानी से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षण को एक बार ही एडमिनिस्टर किया जाना होता है, तो एक बार के लिए वातावरण संबंधी या परीक्षण की नवीनता संबंधी या सब्जेक्ट के क्यूरियोसिटी के कारण जो उस सब्जेक्ट का मेंटल या फिजिकल फ्लक्चुएशन या जो चेंजेस जो होते हैं उसको काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है स्प्लिट हाफ मेथड की वो ये है कि ये एलिमिनेशन ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पैरेलल फॉर्म्स ऑफ टेस्ट। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि पैरेलल फॉर्म में हमें 2 टेस्ट बनाने पड़ते थे, तो वो इसमें नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक ही टेस्ट को हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं और इस प्रकार हम लोगों को 2 हिस्से मिल जाते हैं। तो हम लोग एक नया परीक्षण बनाने से कहीं ना कहीं हमें नया परीक्षण नहीं बनाना पड़ता है इसमें। अब हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि स्प्लिट हाफ मेथड के एडवांटेजेस के बारे में तो जान गए, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो लिमिटेशन जो है वो ये है कि अ टेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन अ नंबर ऑफ वेज एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन ईच केस मे बी डिफरेंट। जो एक लिमिटेशन इसकी ये आती है कि जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि एक टेस्ट को ऑड इवन तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं या उस टेस्ट को हम लोग बीच से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब ऑड इवन का रिलायबिलिटी हम ऑड इवन फार्मूले के तहत रिलायबिलिटी जब निकालते हैं तो वो रिलायबिलिटी कुछ अलग आती है, और जब हम बीच से टेस्ट को तोड़ कर रिलायबिलिटी निकालते हैं तो हमें अलग रिलायबिलिटी मिल सकती है। तो ये एक स्प्लिट हाफ मेथड का मेजर लिमिटेशन है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि एक ही बार ही प्रशासित किए जाने के कारण यदि सब्जेक्ट कोई त्रुटि भी करता है, जैसे कि एक बार ये बात हम लोग समझें कि कई बार होता क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो टेस्ट पढ़ता है और जो निर्देश दिए गए हों वो ठीक से वो सुनता नहीं है या सुन नहीं पाता है या उसका ध्यान कहीं और होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दोबारा मौका नहीं होता है कि हम लोग इस प्रभाव को
कम कर सकें। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव भी विश्वसनीयता को कम या ज़्यादा कर लेता है, जबकि पैरेलल फॉर्म में हम लोगों के पास दूसरे बार में बेहतर करने की संभावना होती है, लेकिन इसमें चूंकि एक ही बार हम टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी संभावना बहुत न्यून हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अगली जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि स्प्लिट हाफ मेथड से वी कैन नॉट यूज इट फॉर स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट एंड हेट्रोजीनियस टेस्ट। ये हम लोग हेट्रोजीनियस टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट के यदि हमारा कोई टेस्ट है तो उसके लिए भी हम लोग स्प्लिट हाफ मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब टेस्ट हमारा हेट्रोजीनियस होता है तो जाहिर सी बात है, हेट्रोजीनियस टेस्ट का मतलब ये होता है कि आइटम्स में वेरिएबिलिटी होगी, आइटम्स अलग अलग तरीके के होंगे। तो जब अलग अलग तरीके के आइटम होंगे तो जब उसको हम लोग दो हिस्सों में या ऑड इवन फार्मूले से जब ब्रेक करेंगे तो अलग अलग तरीके के आइटम आएंगे। तो इस तरह से रिलायबिलिटी जो इस्टेब्लिश करेंगे वो जाहिर सी बात है कि बहुत बेहतर नहीं होगी। अभी इस सत्र में हम लोगों ने स्प्लिट हाफ मेथड से इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में जाना। अगले सत्र में इंटरनल कंसिस्टेंसी के रूलन फार्मूला और फ्लैगनेन फार्मूला जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इन दोनों फार्मूलों से कैसे हम लोग इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेज़र कर सकते हैं। धन्यवाद।